हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर में आपके कौन कौन से एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और एग्ज़ाम में कैसे लिख सकते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं मैं आपको ये सब बताऊंगा इस वीडियो में, और कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं किस तरीके से, और ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है, Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like human? डिफ्यूज़न आप लोगों को पता है, डिफ्यूज़न का मतलब है जो पार्टिकल आपका सेल टू सेल जाता है, सेल से सेल में जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्यूज़न बोलते हैं। तो आपका क्वेश्चन में बोला है कि डिफ्यूज़न इनसफिशिएंट क्यों है हमारी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अब आप लोग जानते हैं हम लोग हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब है हमें एनर्जी हर समय चाहिए, एनर्जी हर समय चाहिए, तो इसका मतलब है हमें ऑक्सीजन हर पार्ट में, हर सेल में ऑक्सीजन हमें हमेशा चाहिए, हर समय चाहिए। पर डिफ्यूज़न क्या करेगा, डिफ्यूज़न टू सेल क्या करेगा, ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ करेगा, यानी सेल टू सेल ऑक्सीजन पहुंचाएगा। तो यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा समय आपका लग जाएगा, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा ऑक्सीजन अवेलेबल करने के लिए बॉडी सेल्स को। तो इसी वजह से डिफ्यूज़न जो हो जाएगा वो इनसफिशिएंट हो जाएगा मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम लोगों के लिए। बोली बात समझ में आ रही है, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत बड़ी है और डिफ्यूज़न होने के लिए ऑक्सीजन को बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। कौन सा क्राइटेरिया हम लोग लेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि हम लोग जीवित हैं या कोई भी चीज़ जीवित है या नहीं है। तो बेसिक क्राइटेरिया, जो बेसिक क्राइटेरिया होता है डिसाइड करने के लिए वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट इज द मूवमेंट। तो बेसिक क्राइटेरिया आपको सामने से देख के समझ में आएगा कि कोई भी चीज़ लिविंग है नॉन लिविंग है तो वो मूव करनी चाहिए, और दूसरे शब्दों में बोलूँ तो वो मूव खुद से करनी चाहिए, वो मूव खुद से करनी चाहिए, राइट। लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक भी होती हैं जिन्हें देख के आप बता सकते हो कि वो लिविंग है या नहीं है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका रेस्पायर करेगा, सांस लेगा, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालेगा, एक्सक्रीट करेगा और रिप्रोड्यूस करेगा, यानी कि अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाएगा। लिविंग थिंग्स जो होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। हम लोग जो हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं, यानी कि हम लोग रेस्पॉन्ड करते हैं चेंजेस को, यानी जो हमारे आसपास चेंज हो रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग भी रेस्पॉन्ड करते हैं। तो ये हमारी विशेषताएं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से भारी मटेरियल हैं जो हम लोग या एक ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करता है, चाहे वो ऑटोट्रॉपिक हो, चाहे वो हेटरोट्रॉपिक हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो। देख लेते हैं जरा क्या क्या आंसर इसका। जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होता है यानी कि ग्रीन प्लांट, तो जो ग्रीन प्लांट है वो कौन कौन सा रॉ मटेरियल इस्तेमाल करता है, एक तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करता है, वाटर का इस्तेमाल करता है, अब फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का इस्तेमाल करता है अपना फूड बनाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो आपका एक हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि किसकी बात हो रही है, एक एनिमल की बात हो रही है, ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। तो उसे कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए, उसे फूड चाहिए, रेडीमेड फूड चाहिए ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए। जैसे जैसे उसके बॉडी में नीड आती जाएगी तो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए, राइट। उसके अलावा जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, जैसे कि हम लोग हैं हमें ऑक्सीजन भी चाहिए, ठीक है, एज अ आउटसाइड मटेरियल, ठीक, फॉर ब्रेकिंग डाउन द फूड। तो हमारे अंदर फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए और एनर्जी को रिलीज करने के लिए, क्योंकि आपको पता है एनर्जी तभी रिलीज होगी जब उसे ऑक्सीजन मिलेगी हमारे बॉडी पार्ट को। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन भी चाहिए ही चाहिए। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। तो कौन से प्रोसेस ऐसे हैं जो हमारे लिए एसेंशियल हैं, इंपॉर्टेंट हैं हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो कौन कौन से प्रोसेस हैं, द वेरियस प्रोसेस एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, दैट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। तो बच्चे लोग ये आपके सारे लाइफ प्रोसेस हैं जो हमें अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए करने होते हैं डेली बेसिस पे। ठीक है,
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल सागर बंसल से ले सकते हैं। मैं इसकी पीडीएफ वहाँ पे डाल चुका हूँ, तो आप वहाँ से पीडीएफ लेके अपना बेनिफिट उठा सकते हैं, राइट। और इसकी जो वीडियो आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल सागर बंसल से आपको मिल जाएगी, राइट। चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब जो क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 101 पे आपके क्लास 10 के बच्चों, ठीक है, वहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे चैप्टर का। ये क्या कह रहा है आपसे, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। देखिए पहला डिफरेंस, ऑटोट्रॉपिक कौन सा होता है, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है, यानी कि खुद बनाता है अपना खाना, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आता है, जैसे ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स और एल्गी। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकता, जैसे कि सारे एनिमल्स, बैक्टीरिया और फंगस, ये दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। तो जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शो करते हैं, जैसे कि उन्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। अब जो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और किस पर डिपेंड करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है, यानी कि उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता जैसे कि हम लोग, ठीक है। तो हम वी आर हेटरोट्रॉप्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चे लोग, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है उनके लिए जो प्लांट्स हैं उन्हें कहाँ से रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, यानी कहाँ कहाँ से सारी चीज़ें मिलती हैं। तो द टू रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर द फोटोसिंथेसिस आर, तो जो दो रॉ मटेरियल प्लांट को चाहिए होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए वो कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बच्चे लोग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट को चाहिए होते हैं, राइट। ये रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में होता है। सनलाइट और क्लोरोफिल, सनलाइट आपको एटमॉस्फेयर से मिलती ही है, राइट, और क्लोरोफिल पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, तो ये तो नेचुरल है, तो ये तो आपको अवेलेबल होगा। दीज आर नॉट द रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं आपके, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं, ठीक है। और कहाँ कहाँ से मिलता है आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिलती है और वाटर आपका सॉइल से मिलता है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमक। एसिड का क्या रोल है स्टमक पर। बच्चे लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आपको आना चाहिए, कई बार पेपर में आया हुआ है। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमक, तो क्या रोल होता है एसिड का स्टमक में, जरा समझ लेते हैं। What is the role of acid? The role of acid in the stomach is to make the medium of gastric juice acidic. बच्चे लोग क्या होता है, जो हमारे पेट में जूस रिलीज होते हैं तो उन्हें एसिडिक मीडियम कर देता है। वाई, क्योंकि आपको पता है कि जो खाना है वो हमारा इन जूसेस में मिलके एसिडिक हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो एंजाइम पेप्सिन हैं वो आपके जो बॉडी के अंदर जो खाना गया है उनके अंदर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें आराम से डाइजेस्ट कर सकता है, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन मॉलिक्यूल बड़े होते हैं, हैवी होते हैं, आसानी से डाइजेस्ट नहीं होते। तो पेप्सिन जो होता है वो आपका हमेशा एसिडिक मीडियम में ही क्या करता है, वर्क करता है, इसलिए खाने के मीडियम को एसिडिक करना जरूरी है। दूसरा रोल क्या होता है एसिड का, दूसरा रोल है एसिड का, इट किल्स एनी बैक्टीरिया विच में एंटर द स्टमक विद अवर फूड। सपोज कीजिए हमने कोई खाना खाया और उसके साथ बैक्टीरिया चला गया, जर्म चले गए, तो उन्हें मारने का काम भी ये एसिड आपका करेगा। ना क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। अब आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ चुका है कि डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम वो कैटलिस्ट होते हैं। पहली बात, कैटलिस्ट कौन होते हैं, जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, यानी जिससे आपकी रिएक्शन बढ़ जाती है, तो उन्हें हम कैटलिस्ट बोलते हैं। पहली बात तो डाइजेस्टिव एंजाइम वो कैटलिस्ट होते हैं जो हमारे कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स हैं, उन्हें छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं और एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड स्ट्रीम में उन्हें पहुंचाते हैं। कहाँ पहुंचाते हैं, कि एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड स्ट्रीम में वो आपका छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो आपके फूड से ब्रेक डाउन करता है कौन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो उन्हें भेज दिया जाता है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। समझ में आया सही बच्चे के। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार स्कूलों के पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन को किस तरीके से डिजाइन किया गया है
स्मॉल इंटेस्टाइन को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है या किया गया है जिससे हमारा डाइजेस्टिव फूड आराम से एब्जॉर्ब हो जाए। ज़रा देखिएगा इसका आंसर क्या है। जो हमारी इनर सरफेस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो हमारी अंदर की परत होती है किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसके अंदर बहुत सारी, मिलियंस का मतलब बहुत सारी टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, यानी कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विली। अब विली क्या काम करेगी, विली आपका सरफेस एरिया बढ़ा देगी। विली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का सरफेस एरिया को क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी। अब सरफेस एरिया अगर आपका इंक्रीज होगा तो खाना आराम से आपका क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। खाना आपका आराम से क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। तो यही फंक्शन होता है किसका, आपका विली का। नाउ अब जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 105 के आ रहे हैं, तो आप लोग मार्क कीजिएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यानी इस पेज का क्वेश्चन नंबर 1 होगा ये। व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड्स टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के पास क्या एडवांटेज है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से। बच्चे लोग, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो लैंड के ऊपर रहते हैं, जो जमीन के ऊपर रहते हैं, यानी कि जैसे हम लोग। ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं, यानी जो वाटर के अंदर रहते हैं, वो आपके होते हैं बच्चे लोग कौन से, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो आपके लैंड के ऊपर रहते हैं। राइट, तो हमारे पास क्या एडवांटेज है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर, आपको पता है हमें क्या चाहिए, हमें फ्री ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लंग्स। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, बात करते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के पास क्या है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के पास है गिल्स। ठीक है, जैसे फिश वगैरह होती है तो उनके पास क्या है, गिल्स होता है। क्या होता है, गिल्स। तो गिल्स क्या करती है, गिल्स को फ्री ऑक्सीजन नहीं चाहिए, गिल्स को क्या चाहिए, डिजोल्व ऑक्सीजन चाहिए, जो कि वो कहाँ से लेती है, पानी से लेती है। अब जैसे आप मछलियों को देखोगे, मछली का मुंह ऐसा लगेगा जैसे हर समय पानी पीती हो, पानी पीता चला, यानी कि उसका मुंह चलता रहता हो हमेशा। राइट, बट मछली हर समय पानी तो नहीं पिएगी, तो वो क्या काम करती है, वो ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन को क्या करती है, एक्सट्रैक्ट करती है वाटर से, यानी डिजोल्व ऑक्सीजन को निकालती है पानी से। तो हमें ऐसा लगता है कि वो हर समय पानी पी रही है। बोली बात समझ में आ रही है, चलिए अच्छी बात है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं बच्चे लोग। इसका आंसर आप साइंटिफिकली क्या कर लेंगे, क्वेश्चन से लिख लेंगे। राइट, मैंने आंसर आपको दिया हुआ है, पीडीएफ में भी आपके पास है, तो आप वहां से लिख लेंगे, आपको मतलब समझ में आना चाहिए क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो कौन कौन से तरीके हैं जिससे ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है, ठीक है, वेरियस ऑर्गेनिज्म में। ठीक, कोई कौन से ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं आपको पता ही है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो दो तरीके हैं जिससे ग्लूकोज आपका ऑक्सीडाइज किया जाता है ऑर्गेनिजम्स में, या तो एरोबिक या एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो या तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है या एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। सभी बच्चों को बात क्लियर समझ में आ रही है। अब देख लेते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करता है, जो विदाउट ऑक्सीजन होता है उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं हम लोग। राइट, सभी बच्चों को क्लियर पता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, जो फूड होता है, वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा ब्रेक हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हेल्प से। ठीक है, और क्या क्या बनता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो आप बोलेंगे 38 एटीपी। कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 38 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। व्हाट इज एटीपी, मैं आपको नोट्स में बता चुका हूँ। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, आप नोट से याद कर लेंगे। राइट, मैं इसका जो लिंक है नोट्स का वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से डायरेक्ट नोट्स भी कॉपी कर लेना और नोट्स वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, चलिए, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें जो फूड होता है वो इनकम्प्लीट ब्रोक होता है, यानी कि पूरा का पूरा ब्रोक नहीं होता, ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता, पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन।
तो इस कंडीशन में जो हमारे बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन कौन से होते हैं? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ से हमारा एक एमसीक्यू का क्वेश्चन और आ गया कि कौन कौन से बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे बनते हैं, तो आप बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे कौन कौन से बाई प्रोडक्ट होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो एनर्जी तो रिलीज होनी है, लेकिन जो बाई प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं। और अगर हम एनारोबिक की बात करें तो वो कौन कौन से होते हैं? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। कौन कौन से होते हैं? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। हाउ आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स? तो हमारे अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं? ठीक है, ऑक्सीजन कैसे अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर जाती है, तो वो हम देख लेते हैं। तो आपको पता है हमारे अंदर आरबीसी होती है ब्लड में। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल क्या करती है? रेड ब्लड सेल की एफिनिटी होती है ऑक्सीजन कैरी करने की। तो क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो आपकी लंग से कैरी करता है कौन? हीमोग्लोबिन, जो आपका रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो हीमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा कैरी करता है ये, या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है ऑक्सीजन की तरफ। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर पे सॉल्युबल हो जाता है। तो जो आपकी ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो आपकी रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होती है ह्यूमन बॉडी में, वो ट्रांसपोर्ट होती है, यानी कि वो बाहर निकल जाती है इन द डिजॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड। तो यानी ब्लड की वजह से ही हमारी जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए बहुत जल्दी से। हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज? तो लंग्स को कैसे डिज़ाइन किया जाएगा? लंग्स को कैसे डिज़ाइन किया जाएगा ह्यूमन बींग्स में, ताकि एरिया जो होगा बढ़ जाएगा और गैसेस का एक्सचेंज, कौन कौन सी गैसेस, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को आराम से एक्सचेंज कर लिया जाए। राइट, तो ये एल्वेली वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है ये? एल्वेली वाला क्वेश्चन है। हमारे अंदर क्या होती हैं? हमारे अंदर एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? एयर सैक। एयर सैक को क्या बोला जाता है? एयर सैक, यानी कि एयर के बोरे, जिसे बोलते हैं हम एल्वेली। क्या बोलते हैं? एल्वेली। तो हमारे अंदर मिलियंस ऑफ एल्वेली प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लंग्स के अंदर का सरफेस एरिया वो बढ़ जाएगा और गैसेस का एक्सचेंज, यानी O2 और CO2 का जो एक्सचेंज है वो आराम से हो जाएगा। हमारी जो लंग्स हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट है? एल्वेली प्रेजेंट है। तो एल्वेली की वजह से क्या होता है, जो सरफेस एरिया होता है लंग्स के अंदर का, वो आपका बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हम सारी लंग्स को, सारी जितने भी दोनों लंग्स होते हैं उनके अंदर सारी एल्वेलीज को खोल दें, अनफोल्ड करने का मतलब खोल दें, तो हमारा जो एरिया है वो नियर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर तक एरिया हो सकता है। कितना? 80 मीटर स्क्वायर एरिया तक हो सकता है, जो कि एक टेनिस कोर्ट के बराबर है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि जितनी ज़रूरत होती है लंग्स को, उतनी हमारी एल्वेलीज खुल जाती हैं टाइम पे। ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस है। नाउ we just cover the NCERT बुक पेज 110। तो पेज 110 के NCERT क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे चैप्टर लाइफ प्रोसेस के। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, और इस वाले पेज का क्वेश्चन नंबर 1 होगा ये। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट? तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अगर बात करें ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे और उनके क्या क्या फंक्शन होंगे, जरा हम समझ लेते हैं। जो कंपोनेंट्स होते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग के, पहला होता है आपका ब्लड और दूसरा होता है आपका लिम्फ। पहला होता है आपका ब्लड और दूसरा होता है आपका लिम्फ। तो ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है? आपकी आरबीसी प्रेजेंट है, यानी कि रेड ब्लड सेल है। तो वो क्या काम करेगा? वो आपकी ऑक्सीजन को तो लंग से कैरी करेगा किसी ऑक्सीजन को और सारी सेल्स तक आपके पहुंचा देगा। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल क्या करेगा? ये ऑक्सीजन लेगा लंग से और सारी बॉडी सेल्स को पहुंचा देगा। उसके अलावा जो ब्लड प्लाज्मा है, क्या है आपका? ब्लड प्लाज्मा है जो लिक्विड फॉर्म है, वो डाइजेस्टेड फूड, प्रोटीन, कॉमन सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया और आपके ब्लड हार्मोन्स या बॉडी हार्मोन्स को क्या करेगा? एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे पहुंचाएगा बॉडी के। राइट, आगे देखते हैं। नाउ लिम्फ। लिम्फ क्या करेगा? लिम्फ आपके जो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं,
ठीक है, उन्हें टिश्यू से लेगा और ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा देगा। यानी कि जो वेस्ट होता है वो आपकी बॉडी से जो बाहर निकलेगा वो भी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ही निकलेगा। या जो आपका डाइजेस्टेड फैट है आपका, वो इंटेस्टाइन से लेगा और आपके टिश्यू तक पहुंचाएगा। और जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो आपका दोबारा से कहाँ लेके जाएगा, ब्लड पे लेके जाएगा। अगर मैं आपको बता दूं तो लिम्फ क्या काम करता है, लिम्फ आपके बॉडी के अंदर का जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है फूड का, या बोले तो अनडाइजेस्टेड प्रोटीन होता है, उसे बाहर निकालने में मदद करता है और वापसी जाके ब्लड पे छोड़ देगा, ताकि ब्लड उसे बाहर निकालने में बॉडी को क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, तो यानी कि मेन ट्रांसपोर्ट एजेंट जो होता है आपके बॉडी में वो आपका ब्लड ही होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। व्हाई इट इज नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमें क्यों सेपरेट करना ज़रूरी है, ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन वाला, डीऑक्सीजनेटेड यानी कि जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन नहीं होती है, अगर हम बात करें बर्ड की और बात करें मैमल्स की। तो अगर आपको पता हो तो बर्ड्स और जो मैमल्स होते हैं वो बहुत वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी गर्म खून वाले होते हैं। ठीक है, जिन्हें क्या चाहिए, जिन्हें बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हर समय। ठीक है, हर समय क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए अपने बॉडी टेम्परेचर को, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो उन्हें क्या करना होता है, उन्हें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना होता है। वाई, बिकॉज उन्हें हर समय ऑक्सीजन की सप्लाई हर समय मिलती रहे, ताकि आपकी बॉडी सेल्स के अंदर, ताकि उनकी बॉडी सेल्स के अंदर, ताकि बर्ड्स और मैमल्स की बॉडी सेल्स के अंदर हमेशा एनर्जी प्रोड्यूस होती रहे, हमेशा एनर्जी प्रोड्यूस होती रहे। इसलिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग किया जाएगा बर्ड्स में और मैमल्स में। क्वेश्चन नंबर 16 अगर हम देखें, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। अगर हम एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट की बात करें तो कौन कौन से ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स को हम यूज करते हैं। तो आप देखिए, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट, दीज आर द टू, जाइलम एंड फ्लोएम। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी हो सकता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। सोचो आपको ए में जाइलम दे रखा हो, दो में, दूसरे में फ्लोएम दे रखा हो, तीसरे में आपको बोथ दे रखा हो और फोर्थ में आपको नन ऑफ दीज दे रखा हो, तो आप जाइलम एंड फ्लोएम वाले में सी ऑप्शन में लगा देंगे। तो जो जाइलम टिश्यू होता है वो आपका डेड सेल से बनता है इन द फॉर्म ऑफ जाइलम वेसल और ट्रैकेट्स। यानी कि जो आपका जाइलम टिश्यू होता है वो एक तो किससे मिलके बनता है, डेड सेल से बनता है, और उसके वो किससे कंसिस्ट करता है, यानी किससे मिलके बनता है, जाइलम वेसल और ट्रैकेट से मिलके बनता है। ये क्या काम करता है। अब दूसरा क्वेश्चन सुनो कि आपका वाटर जो है प्लांट के अंदर कौन ट्रांसपोर्ट करता है। तो जो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है उसे बोलते हैं जाइलम। ठीक है, वाटर और उसके अंदर जो डिसॉल्व मिनरल्स होते हैं वो रूट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट पे कौन ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा होता है आपका फ्लोएम। तो फ्लोएम जो आपका बनता है वो लिविंग सेल से बनता है, किस किस से, सीव ट्यूब से और कंपेनियन सेल से। ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ये फूड ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। तो दूसरा क्वेश्चन बन गया कि फ्लोएम किस में मदद करता है, प्लांट के अंदर फूड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। फूड आपका कहाँ पे बनता है, ग्रीन लीव्स के अंदर बनता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, और सारे पार्ट में क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है कौन, फ्लोएम। और फूड ट्रांसपोर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं फूड ट्रांसपोर्ट करने के प्रोसेस को, ट्रांसलोकेशन। फूड ट्रांसपोर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ आर वाटर्स एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। अब वाटर्स एंड मिनरल्स को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा प्लांट के अंदर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जरा सोचिएगा और सुनिएगा। देखिए, वाटर्स एंड मिनरल्स को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा प्लांट के अंदर। ठीक है, जरा सुनिएगा। तो क्या होता है, जो रूट्स होते हैं प्लांट के, उनके अंदर रूट हेयर्स होते हैं, यानी कि रूट के बाल होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, हेयर्स निकले रहते हैं। उसमें क्या होता है, जो वाटर है वो सॉइल से रूट में जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस से पानी क्या होगा, पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वो डिफ्यूज होंगे सॉइल से रूट में। कहाँ से कहाँ, सॉइल से रूट में। ठीक है, जो वाटर से मिनरल्स है वो एब्जॉर्ब करेंगे रूट हेयर से सॉइल में। ठीक है, और ऑस्मोसिस के प्रोसेस से, किसके प्रोसेस से, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से एपिडर्मिस में जाएंगे, रूट कॉर्टेक्स में जाएंगे, एंडोडर्मिस में जाएंगे, और फाइनली रूट के जाइलम में चले जाएंगे, यानी रूट जाइलम में चले जाएंगे। अब जो जाइलम वेसल होता है रूट का, वो जाइलम वेसल ऑफ द स्टेम से कनेक्ट है।
दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूं, प्लांट के हर पार्ट में जाइलम वेसल प्रेजेंट है। तो जाइलम वेसल जो रूट की है, तो रूट से कहाँ जाएगा, स्टेम में जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, स्टेम से लीव्स में जाएगा। कहाँ से कहाँ जाएगा, स्टेम से लीव्स में जाएगा। ठीक है, जो वाटर्स एंड मिनरल्स हैं वो आपके स्टेम से कहाँ जाएंगे, लीव्स में जाएंगे। ठीक है, और ब्रांचेस में जाएंगे, और ब्रांचेस से कहाँ एंटर करेंगे, पेटियोल में एंटर करेंगे लीफ के। ठीक है, पेटियोल में एंटर करेंगे लीफ के, जहाँ से वो लीफ के हर पार्ट में पहुँच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जस्ट द वाटर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल रीच टू द, ठीक है, तो जो वाटर्स एंड मिनरल्स हैं आपके, जो सॉइल से कहाँ जाएंगे, रूट से स्टेम में जाएंगे, स्टेम से लीव में जाएंगे। तो जितना पानी प्लांट को चाहिए उतना पानी वो रख लेगा, बाकी पानी को क्या कर देगा, वो इवेपोरेट कर देगा सेल से। ठीक है, लीड से, जिसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन पुल होगा। अब दूसरे शब्दों में बच्चे लोग आपसे कहूँ कि पानी का ट्रांसपिरेशन होता है। क्या होता है पानी का ट्रांसपिरेशन, यानी पानी यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। तो पानी का उड़ना, ठीक है, हम तो सोचते हैं पानी उड़ गया, पर पानी जो उड़ता है ना वो क्या जाएगा, रूट से स्टेम में जा रहा है, स्टेम से लीव्स में जा रहा है, और फाइनली पेटियोल में पहुंच जाएगा, जहां पे क्या होगा, आपका किसका प्रोसेस होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। तो इसी सक्शन से, इसी प्रेशर से जो पानी प्रेशराइज आपका होता है ऊपर की तरफ, इसी वजह से इवेपोरेशन का प्रोसेस बोल लो, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस बोल लो। ठीक है, तो इसी वजह से आपका जो पानी है वो लीव तक पहुंच जाता है। अब एक स्पेशल नाम दिया गया है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन उस पानी को बोला गया है जो पानी वेपर की फॉर्म में प्लांट से उड़ जाता है। भाई जितना पानी प्लांट को चाहिए वो तो उन्होंने अपने पास रख लिया, और बाकी का जो एक्स्ट्रा पानी है वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से, यानी इवेपोरेशन के प्रोसेस से वो प्लांट से उड़ गया। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। अब पहले वाटर ट्रांसपोर्ट किया था, अब फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है वो किसकी मदद से होता है, वो फ्लोएम की मदद से होता है। किसकी मदद से होता है, फ्लोएम की मदद से होता है। ये लिविंग सेल से मिलकर बनता है। कौन कौन सी होती है वो लिविंग सेल, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल से मिलकर बनता है, और फूड को ट्रांसपोर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रांसलोकेशन। क्या बोला जाता है, ट्रांसलोकेशन। अब होगा क्या बच्चे लोग, जो फूड या फिर जो सिंपल शुगर आपका बनेगा लीज में, वो सीव ट्यूब में जाएगा। ठीक है, कौन सी एनर्जी के साथ, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जो वाटर है वो आपका सीव ट्यूब में एंटर करेगा शुगर लेके, और ऑस्मोसिस के प्रोसेस से, जिसकी वजह से क्या होगा, जो प्रेशर है फ्लोएम टिश्यू में राइज कर जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। इसी हाई प्रेशर की वजह से जो फ्लोएम के अंदर बनाए, तो जो टिश्यू है, जो फ्लोएम टिश्यू है, वो फूड को लेगा और सारे पार्ट ऑफ द प्लांट में ले जाएगा, जहाँ पे भी कम प्रेशर होगा। यानी ज़्यादा प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फूड आपका ट्रांसफॉर्म या ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, यानी कि ट्रांसलोकेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्लांट जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो जो फ्लोएम है, जो फूड है फ्लोएम के अंदर, वो आपका किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, चाहे अपवर्ड और डाउनवर्ड। किस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, आपके प्लांट के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, कि किस प्लांट को किस पोर्शन पे कितनी एनर्जी, कितना फूड चाहिए, उस हिसाब से। ठीक है, नाउ जस्ट कम टू एनसीईआरटी क्वेश्चन, दैट इज द पेज नंबर 112। अब 112 के हम लोग पेज नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं एनसीईआरटी के, जरा देखिएगा। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। तो क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या फंक्शनिंग है नेफ्रॉन की, हम लोग ये देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। नाउ आंसर नंबर 19, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ईच नेफ्रॉन इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट। तो आपका जो नेफ्रॉन है वो 2 पार्ट से मिलके बनता है। सबसे पहला आता है नेफ्रॉन में आपका बोमेंस कैप्सूल। क्या आता है, बोमेंस कैप्सूल। अब ये बोमेंस कैप्सूल क्या करता है, द बोमेंस कैप्सूल कंटेन अ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। बोमेंस कैप्सूल क्या करेगा, ब्लड कैपिलरीज इसके अंदर होंगी, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। अब देखिए, बात कर रहे हैं नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन के अंदर एक कप शेप बैग होता है। क्या होता है, कप शेप बैग होता है इस तरीके का, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। अब बोमेंस कैप्सूल के अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं बहुत सारी, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस का जो एक एंड होता है वो किससे कनेक्ट होता है, हमारी रीनल आर्टरी से कनेक्ट होता है, जो क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को, जिसके अंदर यूरिया प्रेजेंट है, वो आता है आपका रीनल आर्टरी से। तो ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं यहाँ पे फिल्टर होंगी,
और जो दूसरा पार्ट है नेफ्रॉन का वो थोड़ा कॉइल्ड होता है, ऐसा घुमा घुमा सा होता है, ठीक है, ऐसा घुमा घुमा सा होता है। तो इस पार्ट में क्या होगा, जो आपका शुगर है, अमीनो एसिड्स है, आयंस है, एक्सेस वाटर है, जो रिक्वायर्ड है बॉडी को, वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। रीअब्जॉर्ब मतलब वापसी चले जाएंगे, मतलब नुकसान नहीं होगा उनका, ठीक है। अब जो सब्सटेंस बचा आपका नेफ्रॉन के अंदर वो यूरिन है, यानी कि डर्टी लिक्विड है, येलोइश लिक्विड है, येलोइश लिक्विड है आपका, क्या है आपका, येलोइश लिक्विड, ठीक है बच्चे लोग। तो जो अब लिक्विड बचा था, जो वेस्ट लिक्विड बचा था वो यूरिन था, यानी कि वो येलोइश कलर का लिक्विड था, और उसके साथ यूरिया था, यानी कि जो डिजोल्व यूरिया है पानी के अंदर वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा यूरेथ्रा के थ्रू, ठीक है। टाइम टू टाइम हमारे बॉडी से बाहर वो निकलता रहता है। अगर हम फंक्शन की बात करें नेफ्रॉन की, तो वो तो आपको समझ में आ गया है कि ब्लड को फिल्टर करने में काम करता है। जो आपका बोर्मेस कैप्सूल में क्या प्रेजेंट होता है, ग्लोमेरुलस करता ही रहता है। तो जो फिल्ट्रेट है वो आपका ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन में जाएगा। ये फिल्ट्रेट आपका क्या काम करेगा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, सॉल्ट एंड वाटर को क्या करेगा, रीएब्जॉर्ब करेगा, यानी कि उन्हें बाहर नहीं जाने देगा किसी भी कीमत पे। तो जो आपका फिल्ट्रेट है वो कहाँ जाएगा, ट्यूब्यूल पे जाएगा। कहाँ जाएगा, ट्यूब्यूल पे। ये लोअर पार्ट होता है इसका ट्यूब्यूल। ये क्या करता है, ये आपके ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट और वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है ब्लड में, जो आपका दोबारा से कहाँ चला जाता है, बॉडी में चला जाता है। ये आपका वेस्ट नहीं जाएगा। अभी यूरिन है, जो आपका येलोइश कलर का डार्क लिक्विड बच गया था, जो वेस्ट लिक्विड आपका बच गया था, ये आपका बॉडी से बाहर जाएगा। इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर। तो यूरिन क्या करेगा, नेफ्रॉन आपका यूरेटर पे भेजेगा, यूरिनरी ब्लैडर पे भेजेगा। तो जब तक आपका ब्लैडर क्या होता है, एक बैग होता है, जब तक आपका ये बैग फुल नहीं हो जाता तब तक यूरिन आप उसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद उसे अपनी बॉडी से बाहर करना होगा। ये आपको डायग्राम दिखा रखा है नेफ्रॉन का, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसे आपको अपनी कॉपी में बनाना होगा। मैंने आपको नोट्स में भी कराया था, तो आप नोट्स वाला भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, राइट। कोई भी आप बना सकते हैं आराम से, जो भी आपको ईजी लगे, अच्छा लगे, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं क्या है। व्हाट आर द मेथड्स यूज बाय प्लांट टू गेट रिड ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो प्लांट क्या मेथड का इस्तेमाल करेगा अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यानी अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए। सबसे पहले जो प्लांट है वो अपने गैसेस वेस्ट या गैसेस प्रोडक्ट कैसे निकालता है, थ्रू स्टोमेटा, यानी कि जो लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। बच्चे लोग सभी को पता है स्टोमेटा क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो ग्रीन लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, तो उनके थ्रू निकाल सकता है। या लेंटिकल्स इन स्टेम, लेंटिकल्स इन स्टेम्स क्या होती हैं, ये वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो आपके स्टेम्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो प्लांट है वो अपना सॉलिड और लिक्विड वेस्ट अब बाहर निकाल सकता है बाय द शेडिंग ऑफ लीव्स, यानी कि जो लीव्स को शेड करके बाहर निकाल सकता है। पीलिंग ऑफ बार्क, यानी बार्क को पील करके निकाल सकता है। फेलिंग ऑफ फ्रूट, यानी कि फ्रूट को खराब फलों को बाहर फेंक के भी निकाल सकता है, राइट। आपको पता है कि जो पत्ते होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, जो लीव्स होती हैं वो टूट के गिर जाती हैं, जो खराब फल होते हैं वो टूट के गिर जाते हैं। यानी इस तरीके से समझ सकते हैं आप कि प्लांट अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल रहा है। The third part is the plant get rid of the waste by secreting them in the form of gums and resins. आपको पता है प्लांट के अंदर से गम्स और रेजिन्स निकलती हैं, ठीक है, तो वो भी प्लांट का एक वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है। फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें, प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। प्लांट क्या करता है, जो वेस्ट सब्सटेंस है वो सॉइल में भी साइड बाय साइड निकालता रहता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड, ठीक है। अब जो यूरिन प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी के अंदर वो कैसे रेगुलेट करता है, ठीक है। आप एक MCQ का क्वेश्चन याद रखेंगे कि कौन सा हार्मोन आपका यूरिन प्रोड्यूस या यूरिन को रेगुलेट करने में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो होता है ADH। कौन सा हार्मोन होता है, ADH। बच्चे लोग MCQ का डिट्टो क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार पेपर में आ जाता है। नेम द हार्मोन विच इज यूज टू प्रोड्यूस यूरिन, जो यूरिन को प्रोड्यूस करने में और उसे रेगुलेट करने में। पहली बात, जो बॉडी में आपका यूरिन प्रोड्यूस होता है वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना एक्सेस वाटर
और कितना यूरिया आपके अंदर बन रहा है उसके उसके ऊपर डिपेंड करता है यूरिन का प्रोड्यूस होना। और कौन सा हार्मोन है जो उसे रेगुलेट करने में मदद करता है, यानी कि ADH, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन इसे बोलते हैं। ये रेगुलेट करता है जो आपका यूरिन प्रोड्यूस होता है उसे रेगुलेट करने में। ठीक है, अब आंसर क्या लिखेंगे साइंटिफिक, सुनिए। जो यूरिन आपके बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसे कैसे करते हैं? उसे ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है, उसे क्या करते हैं? ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, ट्यूब्यूल के थ्रू या नेफ्रॉन के थ्रू उसे बाहर निकालने में मदद करते हैं। जो अमाउंट ऑफ यूरिन है वो डिपेंड करता है कि हमारे अंदर या किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कितना एक्सेस वाटर प्रेजेंट है बॉडी में, ठीक है, और कितना डिजोल्व वेस्ट को एक्सक्रीट करना है, इस बेसिस पे भी डिपेंड करता है कितना अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है। बोली बात समझ में आ रही है? नाउ NCERT बुक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं पेज नंबर 113 के। ये आपके बैक साइड के क्वेश्चन होते हैं NCERT के। जरा देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन इनमें आपसे पूछे गए हैं। द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर अ पार्ट, ये आपका MCQ का क्वेश्चन है, ठीक है, MCQ में आ सकता है। द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन। आपको पता है किडनी क्या काम करती है? इम्प्योरिफाइड, ठीक है, जो चीज़ें हैं ब्लड से उसे बाहर निकालती हैं, तो यानी एक्सक्रीशन में मदद करती है, तो आंसर आ जाएगा एक्सक्रीशन। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। द जाइलम इन प्लांट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि जाइलम क्या करता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन करता है? ग्रीन प्लांट्स करते हैं। तो उन्हें क्या क्या चीज़ चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, ऑल ऑफ द अबव, तो उसे चाहिए ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी, जो ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सभी बच्चे जानते हैं, सबने नोट्स पढ़ रखे हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है सेल की, या बोले तो वहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड होती है सेल की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, क्या है आपका? हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस? फैट कैसे डाइजेस्ट किया जाता है आपका बॉडी में, और ये कहाँ पे होता है? सभी को पता है जो फैट है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? आपका ब्रेक डाउन होता है कंप्लीट। जो लीवर है, लीवर हमारा एक लिक्विड सिक्रीट करता है जो बेसिक लिक्विड होता है, ठीक है, बेसिक लिक्विड होता है जिसे अल्कलाइन मीडियम बोलते हैं, उसे बेसिक बोलते हैं। एक बेसिक मीडियम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? बाइल जूस। क्या बोलते हैं? बाइल जूस होता है जो लीवर सिक्रीट करता है। और कहाँ पे स्टोर होता है? ये गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। आपसे MCQ का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका जो बाइल जूस होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, तो आप बोलेंगे गाल ब्लैडर में। कहाँ स्टोर होता है? गाल ब्लैडर में। मैंने आपको नोट्स में लिख के दे रखा है, आप वहाँ से कर सकते हैं। गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। चलिए, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। उसके बाद क्या हुआ? ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, ठीक है, इमल्सिफाई करेगा फैट को, छोटे छोटे पार्टिकल्स पे कन्वर्ट करेगा और एंजाइम रिलीज करेगा, जिसकी वजह से वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। जो पेनक्रियाज होता है, दूसरा ग्लैंड होता है पेनक्रियाज, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है? एंजाइम्स रिलीज करता है, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन सा? लाइपेज। ये लाइपेज क्या काम करता है? ये इमल्सिफाइड फैट को और डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ठीक है। फाइनली जो आपका एंजाइम प्रेजेंट है इंटेस्टिनल जूस में, वो क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कंप्लीट डाइजेशन करके देता है फैट का, जिसकी वजह से और छोटे छोटे पार्टिकल यानी कि फैटी एसिड और ग्लाइसोल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे दो ग्लैंड्स आपके मदद करने वाले हैं। कौन कौन से? लीवर और पेनक्रियाज। तो लीवर और पेनक्रियाज की वजह से आराम से आपका जो फैट है वो डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड? ये तो सभी को पता होगा, सलाइवा एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है सलेवरी एमिलेस। क्या नाम है इसका? सलेवरी एमिलेस। ये क्या करता है? ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, ठीक है, सिंपलर शुगर में। ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है सिंपलर शुगर में। यही फंक्शन होता है आपके सलाइवा का,
ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट। बेटा कौन कौन सी कंडीशन होती हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी ग्रीन प्लांट्स यानी फोटोसिंथेसिस। तो चारों चीज़ जरूरी होंगी, कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट। ये चारों चीज़ें प्लांट को जरूरत होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट। कौन कौन से बाय प्रोडक्ट होंगे, बाय प्रोडक्ट होते हैं एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस के टाइम पे तुम्हें पता है क्या क्या चीज़ें बनती है, ऑक्सीजन बनती है, ठीक है, एनर्जी बनती है, ऑक्सीजन बनती है, एनर्जी बनती है, और ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, समझ लीजिए वाटर भी बनता है, एक्स्ट्रा पानी भी निकलता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। तो बाय प्रोडक्ट, भाई एनर्जी तो प्लांट अपनी देगा नहीं हमें, ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी तो देगा नहीं, वो तो प्लांट के अंदर ही रहेगी। ठीक है, प्लांट हमें क्या क्या देगा बाय प्रोडक्ट में, ऑक्सीजन और वाटर। तो आप लोग याद रखेंगे बच्चे लोग, क्या क्या, ऑक्सीजन और वाटर, दीज आर द बाय प्रोडक्ट, these are the byproduct which can be produced by the autotrophic plants, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स एंड ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो बाय प्रोडक्ट अगर आपसे पूछे जाएं तो ऑक्सीजन और वाटर दोनों लगा के आएंगे, ये दोनों बाय प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये मैं आपको नोट्स में भी पढ़ा चुका हूँ, यहाँ भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, बार बार पढ़ाता रहूँगा आपको जब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सा होता है, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का, यहाँ पे पार्शियल ब्रेकडाउन होता है फूड का। ठीक है, इसके जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं ये मैं आपको क्वेश्चन में बता चुका हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं। इसके जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। और कुछ पार्ट में आपके जो आपके एनिमल्स के अंदर जब हम विग्रियस फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे हमारे जो मसल्स होते हैं उनके अंदर लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस हो जाता है हमारा। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है एट द टाइम ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। नाउ कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं आपके एनारोबिक जिसके अंदर रेस्पिरेशन होता है, तो वो आपके ईस्ट हैं और आपका एनारोबिक बैक्टीरिया हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया हैं, ईस्ट हैं, जिन्हें हम एनारोबिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं, तो उनके अंदर एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, हाउ आर द एल्वेली डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एल्वेली को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि हम गैसेस को आराम से एक्सचेंज कर सकें। ठीक है, आपको पता है सरफेस एरिया बढ़ाना होगा किसका, लंग्स के अंदर का। तो एल्वेलीज क्या होती हैं आपकी, जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था, ये एयर सैक्स होते हैं, यानी कि एयर आपके जैसे बोरे होते हैं हवा के, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, एयर सैक बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, एयर सैक्स बोलते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, ये लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से लंग्स को बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया यानी कि लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड होता है और आराम से आपकी गैसेज एक्सचेंज की जा सकती हैं। ठीक है, तो जिनका अवेलेबिलिटी होना, जिनका प्रोवाइड कराना, ठीक है, लंग्स को क्या करता है, उनका सरफेस एरिया बढ़ा देगा, तो गैसेस का एक्सचेंज आराम से हो सकता है। किसके अंदर, लंग्स के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, व्हाट आर वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन अवर बॉडीज। तो जो डेफिशिएंसी होती है, जो कमी होती है हीमोग्लोबिन की, उससे क्या क्या चीज़ें, उससे क्या क्या खतरे आपकी बॉडी में दिखाई देंगे, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कह रहा है, जो ऑक्सीजन ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के टाइम पे चाहिए, ठीक है, जो ऑक्सीजन आपको ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के लिए चाहिए वो हीमोग्लोबिन कैरी करता है। ठीक है, जो आपकी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। पहली बात तो ये समझिए, जो ऑक्सीजन हमें चाहिए रेस्पिरेशन के लिए और ब्रीथिंग के लिए, वो आपका हीमोग्लोबिन कैरी करता है, जो आपके ब्लड के अंदर आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई किसके अंदर, ब्लड के अंदर, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, यानी आपकी जो बॉडी है उसके अंदर ऑक्सीजन कैरी होना कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको सांस लेने की प्रॉब्लम, आपको थकान, आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, जो पावर है, वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। जो आपकी बॉडी है वो पेल यानी पीली पड़नी स्टार्ट हो जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो वेट है वो कम होता जा रहा है। तो दीज आर द डेफिशिएंसी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी।
ना क्वेश्चन नंबर 32 आपसे क्या कह रहा है, डिफाइन डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड व्हाई इज इट नेसेसरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको नोट्स में भी कवर करा दिया है, यहाँ भी करेंगे। देखिए आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, हमारे अंदर जो ब्लड है वो ट्वाइस फ्लो करता है, एक बार तो लंग्स से हार्ट में और एक बार हार्ट से लंग्स में। दूसरा बोलूँ तो एक बार हार्ट से बॉडी पार्ट में और एक बार बॉडी पार्ट से हार्ट्स में, ठीक है। तो होता क्या है डबल सर्कुलेशन, कि हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो ट्वाइस फ्लो करता है, तो उसे हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अगर मैं ह्यूमन सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो एक बार जो ब्लड है आपका हार्ट से बॉडी में जाएगा, बॉडी से हार्ट में जाएगा, जिसे बोलते हैं हम सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब एक पाथवे ऐसा होता है जिसमें जो ब्लड है आपका हार्ट से लंग्स में जाएगा और लंग्स से हार्ट में जाएगा, जिसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन किस किस के बीच में होता है? हार्ट और लंग के बीच में होता है। जो आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है वो आपका हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में होता है, ठीक है। अगर हम इन दोनों सर्कुलेशन को एक साथ ले लें तो उसे डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। डबल सर्कुलेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको पता है आपकी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट किया जाता है, ठीक है। तो दोबारा उसे ऑक्सीजनेटेड बनाने के लिए भी डबल सर्कुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा जल्दी से। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम। बच्चे लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, स्कूल के पेपरों में बहुत आता है। तो जाइलम क्या कंडक्ट करता है? वाटर्स एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है रूट से सारे पार्ट में। फ्लोएम ट्रांसलोकेशन में मदद करता है, यानी कि जो फूड प्रिपेयर होता है ग्रीन लीव्स में उसे सारे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, ठीक है। तो जो जाइलम होता है वो आपके डेड सेल से मिलकर बनता है, यानी कि ट्रैकेट्स और आपके जाइलम वेसल से मिलकर बनता है। जो फ्लोएम आता है वो आपकी लिविंग सेल से, यानी कि सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल से मिलकर बनता है, ठीक है। जाइलम के अंदर अपवर्ड मूवमेंट होता है, रूट से लेकर आपके लीव्स तक अपवर्ड मूवमेंट होगा। इसका जो ट्रांसलोकेशन होता है बाई डायरेक्शनल होता है, प्लांट के हर पार्ट में होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यूज करता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होता है, जो फ्लोएम होता है वो लेस प्रेशर की तरफ, यानी कि जहाँ पे कम प्रेशर होता है उस तरफ खाना पहुँचा देता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फ्लोएम के अंदर प्रेशराइज ज़्यादा हो जाता है, तो जिस वजह से फूड जो है वो आपका लेस प्रेशर वाले एरिया की तरफ चला जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, दैट इज कंपेयर एल्वेली इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनी विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। तो स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बेसिस पे एल्वेली और नेफ्रॉन को क्या करना है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है, कंपेयर करना है। तो स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो एल्वेली आपके लंग्स के अंदर होती है और नेफ्रॉन आपके किडनी के अंदर होती है। इनका अपना ही एक नेटवर्क होता है जिसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। तो ब्लड कैपिलरीज ही क्या काम करती हैं, गैसेस को एक्सचेंज करने में मदद करती है लंग्स के अंदर, और ब्लड को फिल्टर करने में मदद करती है किडनी के अंदर। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो एल्वेली क्या काम करती है, प्योरीफाई करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके उसके अंदर से और उसे ऑक्सीजनेटेड बनाती है, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है। ऐसे ही नेफ्रॉन क्या काम करती है, नेफ्रॉन डर्टी ब्लड को फिल्टर करती है, उसके अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है, यानी कि यूरिया को बाहर निकालती है और यूरिन के फॉर्म में उसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट यानी कि एक्सपेल आउट कर देती है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 34 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, दैट इज लाइफ प्रोसेस एनसीईआरटी क्वेश्चन। होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी 10th क्लास के बच्चों को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इस वीडियो का सभी बच्चे बेनिफिट उठा सकें अच्छे से और अपने चैप्टर के क्वेश्चन, लाइफ प्रोसेस के क्वेश्चन पूरे कर सकें। अपनी थ्योरी और एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत जल्दी हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियोस भी लाएंगे, तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट उससे होगा। तो बेनिफिट उठाइए वीडियोस का, सभी बच्चों को बेनिफिट उठाने का मौका दीजिए। जो बच्चे इस चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, सागर बंसल सर के बारे में नहीं जानते हैं, तो उन्हें शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल सब्सक्राइब कराइए ताकि सारे बच्चों का बेनिफिट हो पाए। सो गुड लक स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही
पढ़ते रहिए और अच्छा पढ़ते रहिए और दूसरों को मोटिवेट कीजिए ताकि वो भी अच्छा पढ़ें, उनके अंदर भी कंपटीशन अप्रोच आ सके। सो गुड लक स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, हैव जिज्ञासा।